तेजल कटारिया और आज हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर यानी कि आरटीपी जो दिसंबर अटेम्प्ट 2022 के लिए है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे आपको समझेगा कि इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है एंड आपने आंसर्स एग्जाम में कैसे लिखने हैं। वी विल ट्राई कि हम लोग हाफ एन आवर में कवर कर सके। लेट्स सी 17 क्वेश्चंस है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मिस्टर वाई है, ठीक है, मैंने इसको समराइज फॉर्म में यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। एक तरफ एक्स है, एक तरफ वाई है। वाई जो है वो बायर है एंड एक्स जो है वो सेलर है। सेलर एंड बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किस चीज का? एलिफेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जहां पर ऐसा बोला गया है कि जो वाई है उसे डोनेट करना है एलिफेंट, जो कि एक मंदिर में डोनेट करना है, बट इस चीज के लिए उसको बाय करना पड़ेगा। इसीलिए मिस्टर एक्स के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 20 लाख में उस एलिफेंट को बाय करेगा। बट ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ कि जो एलिफेंट है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। द एलिफेंट वॉज डेड ऑन अ डे बिफोर द एग्रीमेंट, मतलब जब एग्रीमेंट हो रहा था उसी टाइम पे आप बोल सकते हो कि एलिफेंट की डेथ हो रही है, जिसके बारे में ना दोनों को भी आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा? तो आपको आंसर देना है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो बनाएंगे, क्या वो वॉइड है, वॉइडेबल है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो सबसे पहले तो इसके जो आंसर्स है उसमें उन्होंने क्लियरली क्या क्या, देखो ये बहुत मतलब इसमें 2-3 प्रोविजंस को क्लब कर सकते हैं। एग्जाम में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको एक ही दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उसी की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा टू परफॉर्म, राइट। तो इम्पॉसिबल होने की वजह से कैसा होगा, और ये जो इम्पॉसिबिलिटी हुई है ये जो प्रॉमिस और प्रॉमिस सी है, मतलब जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन लोगों को पता हो पता नहीं हो उसके बेसिस पे डिटरमाइंड होगा। देखो according to the section 2J of the Indian Contract Act 1872, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void. क्या हो जा रहा है? void होता है when it ceases to be enforceable मतलब आप कोर्ट में उस पर्टिकुलर केस, उस पर्टिकुलर पार्टी, जो सामने वाली पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते या आप उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। तो वो वॉइड बन जाता है अगर आप वो एनफोर्सेबल ही नहीं कर सकते हो। तो द फैक्ट इज इम्पॉसिबिलिटी मे बी नोन और अननोन टू द प्रोमिसोर और प्रोमिसी। जो फैक्ट है वो इम्पॉसिबिलिटी वाला, वो फैक्ट नोन है या अननोन है फर्क नहीं पड़ेगा। इट मे बी एडेड द क्लैरिफिकेशन हियर दैट द टर्म कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अंडरस्टूड एज एन अग्रीमेंट. Why? Because when the parties agree on doing something which is obviously impossible in itself, as agreement will become void. तो इसका मतलब उनको ये बोलना है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे कैसे लैंग्वेज आप लिख पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है सेम वैसे का वैसा आपने कॉपी पेस्ट करना है आपके जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं उसमें। आप आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हो सिंप्लीफाइड वर्जन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बिकम एनफोर्सेबल इट बिकम्स वॉइड एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम अग्रीमेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं। एंड इन दिस सिचुएशन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी टाइम पे सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो चुकी है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो बन जाता है। एंड वॉइड एब इनिशियो होने की वजह से, इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो यानी कि वॉइड एब इनिशियो होने की वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अगर आपको अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ्स है, ये जो 3 पैराग्राफ है, ये आप एज अ प्रोविजन लिख सकते हो। फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ जो लिखे हुए हैं उन्होंने वो एज अ प्रोविजन जाएगा एंड ये लास्ट लाइन आपका एज अ कंक्लूजन जाएगा। बीच में आपका एक्सप्लेनेशन एंड फैक्ट का क्लब करके आप लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क का आता है तो एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, प्रोविजन एंड कंक्लूजन, ये आपको चारों चीजें लिखनी जरूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मैं अवॉइड हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी, अगर ये तो इंस्टीट्यूट का आंसर है, बट अलॉन्ग विद दैट आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इवन ये भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक, एक ऐसा चार्ट देखा था जिसके कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे आपके टेक्स्ट बुक में,
और ना ही आपके मॉड्यूल में कुछ उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, सिर्फ इतना लिखा था मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ ये, मैटर ऑफ वो, बट ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं था, जिसकी वजह से उस पर ज्यादा फोकस हमने नहीं किया था। बट मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में समझाया था हर एक पॉइंट को लेके। तो मिस्टेक यहाँ पर क्या हो रही है, सब्जेक्ट मैटर का मिस्टेक है कि दोनों को पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट मैटर की डेथ हुई है। तो आप चाहो तो उस चीज का भी रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हो कि वन ऑफ द एसेंशियल इज इटसेल्फ मिसिंग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, ये वॉइड एब इनिशियो है, मतलब ये एग्रीमेंट रहेगा और ये भी वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। ये आप ये भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हो अगर आपको, मतलब एक अलग पॉइंट अगर आपको लिखना है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला क्या लिखा है, स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल अ ब्रांड न्यू बाइक to sell a brand new bike to the latter at a price less than the purchase price to secure more marks in the examination। मतलब एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के लिए कम प्राइस पे उसकी बाइक बेचने का टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द फादर चाहते हैं कि उसके जो भी स्टूडेंट है वो उस टीचर के अगेंस्ट केस करे, एंड क्या वो केस कर सकता है, एंड अगर हाँ तो किस ग्राउंड पे, ना तो किस ग्राउंड पे, ये क्वेश्चन है। देखते से ही आपको समझ जाना चाहिए ये जो केस है ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, जहां पर हमने ये समझा था कि एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है ओवर द विल ऑफ द अनदर, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा। एंड यहां पर क्या लिखा है देखो, कॉन्ट्रैक्ट बॉट as a result of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation would be voidable। पहला वाला जो था वो void था, ये जो है वो ये voidable है at the option of the person whose consent was so caused। मतलब क्या, यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि जो अग्रीव पार्टी है उसने चूज किया केस करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा, और अगर वो उसने चूज किया इग्नोर करने के लिए तो वो वैलिड में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं voidable contract। सो अ कॉन्ट्रैक्ट जो भी coercion, undue influence, fraud, मिसरिप्रेजेंटेशन से होता है उसे हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। दिस इज नथिंग बट द अग्रीव पार्टी की कंसेंट जिस भी तरीके से अगर आपने इस तरीके से ली होगी तो। द रिलेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज दैट ऑफ द टीचर इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द स्टूडेंट। इन रियलिटी चीजें अलग होती है, स्टूडेंट इज इन द डोमिनेटिंग पोजीशन ओवर द विल ऑफ अ टीचर, लेकिन यहां पर आपको यही समझना है कि टीचर इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, जिसकी वजह से as a result the consent of the student is so caused by the undue influence cause हुआ है यहाँ पर, एंड जिसकी वजह से ये voidable हो जाएगा एंड जो स्टूडेंट है वो टीचर के अगेंस्ट केस कर सकता है। तो आप ये जो पॉइंट्स है ये प्रोविजन में लिख सकते हो, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो एज अ कंक्लूजन। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर मे बी 2 मार्क्स के लिए आया होगा तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, कंक्लूजन, आप डायरेक्टली सिर्फ पैराग्राफ लिख दोगे फिर भी चलेगा। ट्राई करना कि जितने भी आंसर्स आप लिख रहे हैं सारे के सारे पॉइंट फॉर्म में लिखो। ये पैराग्राफ को मतलब फॉर्म में लिखना मे बी सामने वाले को मतलब प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा हुआ तो मे बी मार्क्स ना मिले। इसके बाद अगला लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस के बारे में, जो कि ब्रिच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा हुआ है। मतलब ब्रिच अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको ये इस तरीके के डैमेजेस मिलते हैं, बट ओनली इन 2 सर्कमस्टेंसेस। कौन से 2 थे? एक तो अगर कोई भी शादी के लिए पूछता है और फिर उसके बाद मना कर देता है, इंज्योर कर देता है उसकी फीलिंग्स को सामने वाले के, तब। एंड दूसरा डिसऑनर ऑफ चेक। इसकी वजह से आपको 2 ही रीजंस है जिसकी वजह से ये आपको मिलेंगे 2 डैमेजेस। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। क्या क्वेश्चन है देखो, करण अग्री टू परचेस वुडन टेबल टू हिज स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, करण ने अग्री किया है कि एक्स से वो टेबल लेगा। The table was good in a good condition and was examined by the Karan before purchasing। Purchase करने से पहले उसने अच्छे से examine कर लिया। He found no defect in it and purchased ₹20,000 for that table। मतलब वो टेबल के लिए उसने 20,000 रुपए दिए हैं। Later on, it was found that one leg of the table is broken and Mr. X has pasted the wood and tried to hide the defects in the table। मतलब उसने क्या किया, वो जो टेबल था उसके जो डिफेक्ट्स थे उसको छुपाने की कोशिश करी थी। वो भी किस तरीके से, वो जो लेग है वो टूटा हुआ है लेकिन फिर भी उसको पेस्ट कर करके उसने छुपाने की कोशिश करी, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। क्यों? क्योंकि इसने अच्छे से एग्जामिनेशन करने के बाद भी उसको वो डिफेक्ट नहीं मिला। कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम द अमाउंट बैक एंड डिस्कस विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे ही अगर क्वेश्चन देखा जाता है तो
आप लोग के दिमाग में क्या आएगा कि एक टेबल था, टेबल बाय कर रहा है, वो टेबल बाय कर रहा है एंड उसमें वो जो टेबल था उसमें डिफेक्ट था, लेकिन वो जो भी डिफेक्ट था वो उसने छुपाया था। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो कैविएट एम्प्टर यानी कि लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा, ये इसके एक्सेप्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने तो मतलब जो है वो जो लेग टूटा था या जो भी गलत चीजें थी, खराब चीजें थी, उसको छुपाया है। यानी कि उसने क्या किया है, यहाँ पर सामने वाले को एक्टिवली वहां पर छुपाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर कैविएट एम्प्टर होगा, मतलब उसका एक्सेप्शन लगेगा। और आप ये बोल सकते हो कि यार ये तो हिडन इफेक्ट है, हिडन डिफेक्ट है, और फिर हिडन डिफेक्ट की वजह से सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंड बायर को उसका प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये गलती से भी सोचा होगा, कि जो कि काफी स्टूडेंट ने सोचा भी होगा कि ये कैविएट एम्प्टर लगेगा, ये होगा, वो होगा, तो आपको मैं बता दूं ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पूछा है। यूजुअली यही होता है स्टूडेंट्स के साथ कि क्वेश्चन क्या दिया है वो बिना सोचे समझे रीड किए वो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, उनको जो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजंस पता होते हैं उस पे। जैसे इसके पर्टिकुलर इसमें आप लगा सकते हो कि यार यहाँ पर तो सेल एंड बाय का कॉन्ट्रैक्ट भी, पहला लाइन जैसे आपने पढ़ा कि एग्री टू परचेज दिस एंड दैट एंड फिर इस तरीके से उसने परचेस किया, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में उसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट मतलब पढ़ते भी नहीं, कभी कभी तो उनको लगता है कैविएट एम्प्टर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही पार्ट है और फिर सारी गड़बड़ होती है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस है, यानी कि यहाँ पर जो हुआ है वो फ्रॉड है। यहाँ पर फ्रॉड का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको समझेगा उसमें लिखा हुआ है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, एक्टिवली कंसील किया गया था जिसकी वजह से फ्रॉड हुआ है। एंड अगर ये फ्रॉड है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द करन, अगर वो चाहे तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, राइट। यस और नो गाइस, तो ध्यान से समझना कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे क्वेश्चन है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्वेश्चन है एंड देन ओनली यू आंसर। उसके बाद आगे अगर पूछा नहीं है सेल ऑफ गुड्स पे तो उसके प्रोविजंस मत लिख के आना। एज पर द सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मटीरियल फैक्ट, ऐसे ही वर्ड्स वहां पर लिखे थे। ट्राई करना कि जो डेफिनेशन है एटलीस्ट वो तो आप सेम लिखो। जैसे अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मटीरियल फैक्ट when made intentionally to deceive the other party to induce him to enter into a contract is termed as a fraud। उसने क्या किया है, एक्टिवली कंसील किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है जिससे सामने वाला इंड्यूस हो जाए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन फ्रॉड किया है उसने। क्यों? क्योंकि उसने एक्टिवली कंसील किया है, कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट हुआ है और उसका इंटेंशन जो था, इंटेंशनली जो कंसील किया है उसने हाइड किया हुआ है जिसकी वजह से सामने वाले को सच का पता ना चले एंड उसकी वजह से इसे हम फ्रॉड बोलेंगे, जिसकी वजह से अग्रीव पार्टी पे है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना है या नहीं। अगर चाहे करन तो क्या कर सकता है, ये फ्रॉड का केस करके क्लेम करेगा, मतलब फ्रॉड का केस डिक्लेयर करेगा एंड देन जो भी उसको लॉस सफर हुआ है इसकी वजह से वो सारा क्लेम वो कर सकता है। इस तरीके का थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अलग है, दैट इज नथिंग बट यूजुअली ऐसा पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है या वैलिड है, वो आप बताओ। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस दैट इज एक्सप्लेन विद द रीजंस, जिसमें सबसे पहला लिखा है मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन। मतलब क्या लिखा है देखो, मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई लाइफ अगेन। अब ऐसी चीजें तो वैसे तो हो ही नहीं सकती, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो राइट्स ऑफ द प्रोमिसर की बात कहां से आई। तो यहां पर आपको क्या लिखना है एग्जाम में, सबसे पहला तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको ये समझना है कि मतलब क्वेश्चन जैसे पूछा है आपको वैसा आंसर करना है। आप हर बार ये मत समझो कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है, ऐसा लिखो। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राइट्स ऑफ द प्रोमिसर बताओ, फिर आपको ये समझना है पहले तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों पहले वाले इसमें तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वॉइड है, क्यों क्योंकि इनिशियली इम्पॉसिबल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ये आपको वैसा लिखना होगा। फिर जो सेकंड है, लेकिन सेकंड में क्या लिखा है देखो, ए अग्री टू सेल 50 kgs ऑफ एप्पल टू बी, the loaded truck left for a delivery on 15th of March but due to riots in between reached to A on
19th ऑफ मार्च, अभी एक्चुअल में 15 को निकला था, 19 पे गया है। एप्पल है तो ऑब्वियसली बात है पेरिशेबल नेचर के गुड्स है, तो यहाँ पर टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम अगर एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर क्या होगा, देखो टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एज द टाइम ऑफ द एप्पल रीचेस टू बी दे वर ऑलरेडी रॉटन, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये एग्जाम में लिखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वही डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज क्यों होता है, बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर है वही अगर मतलब खत्म हो जाते हैं, वही अगर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो फिर इन दिस सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन यहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज पेरिशेबल नेचर के गुड्स है। तो अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब डिसाइड होगा कि क्या चीजें हो, क्या एक्शंस वो सामने वाला लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम इज इसेंशियल, तो आपको याद आना चाहिए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हमने समझा था उस पर्टिकुलर इसमें टाइम इज इसेंशियल है, टाइम इज नॉट इसेंशियल, तो रीजनेबल टाइम में पहुंचना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने समझी थी। तो आपको ये बहुत सारे प्रोविजंस याद आने जरूरी है उस टाइम पे। उसके बाद जो अगला आता है, एन आर्टिस्ट प्रॉमिस टू पेंट ऑन अ फिक्स डेट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ रेम्यूनरेशन बट मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज हैंड्स। मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको समझना है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये सेक्शन 37 पे होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, याद होगा आपको सेक्शन 37, 38, वो सारे जितने भी हम लोगों ने सेक्शंस देखे थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कि यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है वही परफॉर्म करेंगी। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की डेथ हो जाती है तो फिर जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो पर्सनल नेचर का है, जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि सामने वाले के स्किल्स इन्वॉल्व है, पर्सनल नेचर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और अगर वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा। सो सच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ द पर्सनल नेचर एंड हेंस कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट रिजल्टिंग इन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबल है तो बात खत्म हो गई। उसके बाद जो अगला आता है फोर्थ वाला क्वेश्चन, अभिषेक एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना बट ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन द रिलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना वेयर बैंड। यानी कि क्या, चाइना के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन जो दोनों कंट्रीज है वो दोनों कंट्री में क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंपोर्ट बैन हो चुके हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाना चाहिए, ये एलियन कंट्री बन गया अपने लिए, एलियन कंट्री, यानी कि सब्सिक्वेंटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया इसकी वजह से। अगर आपको याद होगा तो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट के हम लोगों ने एक जो पर्टिकुलर वो चैप्टर है उसके एंड में रीजंस देखे थे, उसमें से वन ऑफ द रीजन इज सब्सिक्वेंटली इलीगैलिटी ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है अब। तो ये आपको लिखना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरीके से, तब तक आपको नहीं समझेगा कि एग्जाम में क्या लिखना चाहिए। उसके बाद जो अगला आता है, though a minor is not competent to a contract, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor. Discuss मतलब क्या, कि माइनर को आप मतलब यूजुअली ऐसा है कि माइनर को आप बाउंड नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ नहीं कर सकते, बट nothing in the contract act prevents the from the person मतलब prevent a person from मेकिंग लायबल और मेकिंग बाउंड टू द माइनर, मतलब माइनर को आप कब लायबल कर सकते बेसिकली। तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, अगर आप लोगों ने माइनर से रिलेटेड प्रोविजन सीखी होगी तो आपको इतना जरूर पता होगा कि एक क्वेश्चन माइनर से रिलेटेड एग्जाम में आता ही आता है, राइट। तो एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है उसमें से जिसका आंसर जो है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है माइनर इज अ बेनिफिशियरी। माइनर एक बेनिफिशियरी करके एडमिट हो सकता है, लेकिन वो यूजुअली जो है वो कोई भी लायबिलिटी बेयर मतलब कोई भी लॉस बेयर नहीं कर सकता इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन ठीक है, और माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, राइट। उसके अलावा जब भी वो एडमिट होगा वो भी लॉस बेयर नहीं करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आता है, राइट। ये तो पहली चीज तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली हो गया। उसके अलावा जो उनको बोलना है वो ये है, दो अ माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर एंड दस अ प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट
void, but it can be sued by him because he, though incompetent to a contract, may yet accept a benefit. मतलब क्या, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए आएगा, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी भी तरीके की मे बी पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के लाइबिलिटीज के लिए वो कभी कभी होता है, नेसेसरीज के केस में होता है। अगर आपको याद होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने वो भी देखा था कि नेसेसरीज के लिए लायबल हो सकता है, तो ऐसी चीजों के लिए हो सकता है, अदरवाइज वो कभी भी लायबल नहीं हो सकता। तो आप उसे कभी भी लायबल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो बेनिफिट ले सकता है। तो आपको वही चीजें लिखनी है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉमिसरी नोट के बारे में आप लिखो। जो इंस्टीट्यूट का आंसर है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने लिखना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉमिसरी नोट पे ही आपने लिखना है। यू मे राइट अबाउट द नेसेसरी वाला पॉइंट, यू मे राइट अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म वाला पॉइंट, यू मे राइट जो भी माइनर से रिलेटेड थोड़े बहुत जो उसके लाइबिलिटी से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चीजें, सिर्फ वो, बाकी सारी चीजें मत लिखना माइनर से रिलेटेड। बाकी सारी चीजों के लिए अगर आप लिखते हो तो मार्क्स नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सी बॉट अ बन फ्रॉम अ बेकर्स शॉप, द पीस ऑफ अ बन contained a stone in it and which broke the sea's tooth while eating. अभी क्या हो गया? Now what are the rights available to the buyer against the seller according to the Sale of Goods Act 1930? अब Sale of Goods Act के बारे में बताया हुआ है। Sale of Goods Act पे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि एक बेकरी शॉप से आपने बन लिया है एज अ बायर और आपने वो खा लिया तो आपका दांत जो है वो टूटा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, उसमें वो स्टोन था, राइट। तो इसमें आपको ये समझना है कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई भी ईटेबल्स बाय करते हो तो यहाँ पर एक इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है। अगर आपको याद होगा तो यूनिट 2 जो था, जो ये पर्टिकुलर एक्ट था, उसका यूनिट 2 में ये लिखा हुआ है कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन होती है एज टू होलसमनेस, जिसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आप कोई भी ईटेबल्स लेते हो तो उसका जो क्वालिटी होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, वो ईटेबल पोजीशन में होना चाहिए। देखो, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, होलसमनेस, गुड्स अच्छे कंडीशन में होंगे तभी आप बाय करोगे, अदरवाइज सामने वाले को जो है वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, जो भी डैमेजेस होंगे वो बेयर कर सकता है। ये जो था ये मतलब वो बेचने लायक नहीं था, फिर भी उसने अगर बेचा है फिर वो लायबल रहेगा। उसके बाद आगे ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर 50 चेयर्स ऑफ सर्टन क्वालिटी, और बी ने क्या किया, 25 चेयर्स भेजे उस पर्टिकुलर क्वालिटी के, और जो बचे हुए 25 है वो दूसरे क्वालिटी के। अब क्या होगा, 25 एंड 25, अब एक्चुअल में जो उसने देखा था एक सर्टेन क्वालिटी देखा था, मतलब उसके दिमाग में एक कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन है, उसे बताया है कि इस तरीके का चेयर आएगा। अब ये जो डिस्क्रिप्शन उसे दिया है, उसी डिस्क्रिप्शन का उसका जो भी बल्क आएगा वो सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पर आप सेल बाय सैंपल बोल सकते हो कि यहाँ पर कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन है। इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल के केस में जो आपने देखा था कि जब भी कभी आप कोई बल्क में चीजें बाय करते हो और वो सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है, सेल बाय सैंपल सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको ये डिस्क्रिप्शन दिया गया था सर्टेन क्वालिटी का है, तो फिर आपको वैसा ही गुड्स आपको मिलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो 25 चेयर जो क्वालिटी उसे चाहिए था उस क्वालिटी का होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, बचे हुए 25 को वो रिजेक्ट कर सकता है। ये आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला अगेन स्टार क्वेश्चन, क्या लिखा है, अंकित नीड्स अ ब्लैक बॉल पेन फॉर हिज एग्जाम। ठीक है, ही वेंट टू अ नियर बाय स्टेशनरी शॉप एंड टोल्ड द सेलर फॉर अ ब्लैक पेन। ब्लैक पेन चाहिए आपके एग्जाम के, आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, राइट। तो उसने ब्लैक पेन मांगा। सेलर गिव्स अ पेन सेइंग दैट इट इज अ ब्लैक पेन बट इट वाज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द पैकेट इटसेल्फ दैट इज ब्लू इंक पेन। अंकित जो है उसने इग्नोर कर लिया एंड टेक्स द पेन। After reaching a house, Ankit finds the pen is actually a blue pen. Now Ankit wants to return the pen with that seller and क्यों? क्योंकि उसने violate किया हुआ है condition, implied condition as to sell by description। तो Sale of Goods Act के accordingly आप क्या बताओगे? अभी ध्यान से समझो, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। आई होप सो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, और इसने तो भी घर पे देखा है, एग्जाम हॉल में आपको ना पता चले कि आप ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन लेके आए हो। सो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझो, ब्लैक पेन है, ठीक है, ब्लैक पेन मांगा है सामने वाले से, सामने वाले ने ब्लैक पेन की जगह पे एक ब्लू इंक पेन लिखा हुआ जो पैकेट है वो दिया हुआ है। अब होता ये है, जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप बोल रहे हो, सामने वाले को मैंने तो बताया कि मुझे क्या चाहिए था, बट सामने वाले ने जो दिया हुए गुड्स है वो वैसे नहीं है जैसे हमने मांगे थे। लेकिन अगर यहाँ पर जो अंकित है उसने अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन किया होता, अगर उसने एक बार भी वो कवर पे देखा होता तो उसे वही पता चलता कि ये जो पर्टिकुलर पेन का पैकेट है ये ब्लू का है ना कि ब्लैक का।
और लेकिन उसने उस चीज को इग्नोर किया, तो जो उसने इग्नोर किया है, उसने जो इग्नोर किया उसकी वजह से यहां पर सबसे पहले तो कैविट एम्प्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि लेट द बायर बी अवेयर, क्योंकि यहां पर आप ये मत बोलना कि सेलर की गलती है। अगर आपने रीजनेबल एग्जामिनेशन किया होता तो आपको पता चलता था कि उस पे गड़बड़ है, वो ब्लू पेन का है, ब्लैक का नहीं। तो इन दिस सिचुएशन वैसे देखा जाए तो अंकित कैन नॉट रिटर्न द पेन, ठीक है, अंकित कैन नॉट रिटर्न द पेन, ये ध्यान से समझना। द सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ अ बायर, ये भी मैंने एक बार बताया था आपको रिविजन लेक्चर में। वैसे ही आपको ये समझना है, कैविट एम्प्टर तब लगता है, मतलब लेट द बायर बी अवेयर तब लगता है जब आप रीजनेबल एग्जामिनेशन से आपको दिख रहा है कि आपकी गलती है, आप उठा के लेके आते हो, कीड़े वाली चीजें हैं, आपको दिख रहा है, आप उठा के लेके आते हो और फिर बाद में बोलोगे मम्मी को कि नहीं वो दुकानदार ने मेरे साथ फ्रॉड किया या उसने गलत चीजें बेची मुझे, तो ये नहीं चलेगा। आपको दिख रहा था रीजनेबल एग्जामिनेशन से, फिर भी आपने किया ना, तो लेट द बायर बी अवेयर। तो यहाँ पर वही सेम रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर सेलर की गलती नहीं, यहाँ पर बायर की गलती मानी जाएगी एंड कैविट एम्प्टर लगेगा। क्योंकि भले ही सेल जो किया हुआ है ये ऑर्डिनरी, जब भी आप ये नहीं बोल सकते कि इम्प्लाइड कंडीशन, जो डिस्क्रिप्शन जो मैंने बोला था वैसा नहीं दिया है, इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन वाला जो सेल बाय डिस्क्रिप्शन वाला रूल नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझ सकता था, तो ये रूल वहां पर लगेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है देखो। Akansh purchased a television set from a Jethalal, the owner of Gada Electronics, ठीक है, on the condition that the first 3 days he will check its quality and if he is satisfied he will pay for that, otherwise he will return that television set, ठीक है। On the second day television set spoiled due to earthquake. Now Jethalal demands the price for the television set. Now whether the Akansh is liable to pay the price for the sale of goods under, मतलब sale of goods के अंडर पे करना पड़ेगा उसे, who will bear the ultimate loss। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। यहाँ पर एक पर्सन है जो बायर है, दूसरा सेलर है जेठालाल। अभी इसने इसको सेल किया है टेलीविजन, लेकिन यहाँ पर इसने ये बोला है, बायर ने ये कहा है कि पहले मैं ट्राई करूंगा, अगर 3 दिन तक अगर इसका मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम नहीं देता है देन ओनली आई विल बाय इट, राइट है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सेल हुआ है दैट सेल इज ऑन अप्रूवल बेसिस। जब तक वो हाँ नहीं बोलेगा तब तक ओनरशिप पास ऑन नहीं होगी, यानी कि प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगी। तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ऐसा हमने सीखा था। इसका मतलब रिस्क जो है वो ओनरशिप जिसके पास है वही रिस्क बेयर करेगा। अभी तक ओनरशिप अगर पास हुई नहीं है बायर के पास, तो फिर जो रिस्क होगा वो किसका होगा? जेठालाल का होगा। ये क्लियरली आपको समझ रहा है? यहां से यहां पर आंसर ये होना चाहिए कि ये जो सेलर है, पहली चीज ये जो सेल है, हाँ सेक्शन नंबर याद रखना, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंगली लिखना है आपको कि ये सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला तो एक्सेप्टेंस सिग्निफाई, सेलर ने अप्रूवल देना चाहिए कि हाँ ठीक है तुम ट्राई करके देखना, अगर पसंद आया तो ले लेना, नहीं तो बाद में रिटर्न कर देना। दूसरा, व्हेन ही डज एनी एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब उसने 3 दिन तक ऐसा कोई एक्ट नहीं किया, मतलब उसने दूसरे दिन पैसे ट्रांसफर, मतलब पहले ही दिन जैसे वो घर लेके गया, आधे घंटा देखा, उसको लगा कि नहीं ठीक है बहुत बेस्ट क्वालिटी, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे ही पैसे ट्रांसफर कर दिए इसका मतलब उसने वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये मत बोलो रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जेठालाल विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑलरेडी पास ऑन हो गया, ओनरशिप उसको, जो भी बायर है उसको मिल गया, लेकिन उसने ऐसा कोई एक्ट किया है क्या? नहीं, उसने कोई एक्ट नहीं किया। एंड इफ ही डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, उसने बताया ही नहीं है बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम, अभी तक 3 दिन खत्म ही नहीं हुए, तो रीजनेबल टाइम खत्म नहीं हुआ, तो सामने वाले को अभी तक जब बताया ही नहीं है आपने कि ये जो गुड्स है ये मैं लेना चाहता हूं या नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर रिस्क फॉलोज ओनरशिप, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप है, एंड इसी वजह से ये जो टेलीविजन सेट जो लिया हुआ था, द लॉस फाइनली शुड बी बोर्न बाय द सेलर, दैट इज मिस्टर जेठालाल। ये ध्यान रखना, ये आपका कंक्लूजन होगा, इसके ऊपर जितना भी लिखा था वो प्रोविजन में आएगा। एक्सप्लेनेशन एंड फैक्ट आपको समझता है, एक्सप्लेनेशन में आपको बस जो प्रोविजन है उसमें पहले तो फैक्ट में आपको क्वेश्चन 1-2 लाइन में लिखना होता है, और जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें प्रोविजन एंड जो आपने फैक्ट लिखा है उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके लिखना होता है, तो वो आप लिख सकते हो। आई गेस इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
9 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अनपेड सेलर जो है वो उसके राइट ऑफ लियन के बारे में आपको लिखना है, क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है, क्या कब राइट ऑफ लियन खत्म होगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस पे मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन भी होगा। राइट ऑफ लियन इज नथिंग बट कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने पास वो राइट जो भी गुड्स वो सेल करने वाला है वो गुड्स को अपने पास रखता है। तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर राइट है ये इसीलिए दिया है ताकि अनपेड सेलर जो होता है उसके लिए है कि अगर आज सामने वाला अगर पेमेंट नहीं करता है तो वो राइट ऑफ लियन यानी कि वो गुड्स का पोजीशन अपने पास रख सकता है। तो कब कब हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी थी, आपको क्रेडिट पे सेल ही नहीं किया था, दूसरा आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी थी और क्रेडिट एक्सपायर हो गया, मतलब आपको 3 महीने का जो है वो क्रेडिट पीरियड दिया था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद के लिए या तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो इन 3 सिचुएशंस में अगर ये 3 सिचुएशंस हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, जो द अनपेड सेलर जो है वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है यानी कि गुड्स अपने पास रख सकता है। लेकिन राइट ऑफ लियन टर्मिनेट कब हो सकता है, ये 2 सिचुएशन में होगा। कब कब, व्हेन ही डिलीवर्स टू द कैरियर और द अदर बेली, और उसने जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल का जो राइट है जो सेक्शन 25 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया है वो रिजर्व करके नहीं रखा होगा। एंड when the buyer and his agent lawfully obtains the possession of the goods, मतलब जो बायर है या उसका एजेंट है उसको लॉफुली ऑलरेडी उसको पोजीशन मिल गया गुड्स का, तो फिर उसका राइट ऑफ लियन वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहले इसमें आपको कब राइट ऑफ लियन आपको मिलेगा एंड नेक्स्ट इसमें कब टर्मिनेट होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आई होप सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, मोहन सोहन रोहन ये 3 पार्टनर्स है, ठीक है। उन्होंने एक नॉमिनल पार्टनर को अपॉइंट किया है। अब हुआ यह है, ये जो नॉमिनल पार्टनर अपॉइंट हुआ है, मोहन इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। आफ्टर सम टाइम अ क्रेडिटर है एक करण, मतलब मोहन सोहन रोहन, पांच लोग आए, मोहन सोहन रोहन पहले ही पार्टनर्स है, ये तीनों पार्टनर्स है। इन्होंने एक मोहन करके बंदा है जिसको एज अ नॉमिनल पार्टनर लिया हुआ है और वो भी फॉर नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स। नॉमिनल पार्टनर यूजुअली अपना नाम देता है जिसकी वजह से जो सामने वाले पार्टनरशिप फर्म है उसका धंधा चल देगा, तो इसने ये एज अ नॉमिनल पार्टनर आया है। अब करण ने क्या किया है, करण एक क्रेडिटर है, उसने क्या किया, मोहन के अगेंस्ट केस फाइल किया कि इससे मुझे मेरा जो पैसा है डेट जो है वो मुझे रीपे करके चाहिए। तो ही इज जस्ट अ नॉमिनल पार्टनर एंड एट द सेम टाइम मोहन जो है उसने बोल दिया नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ एक नॉमिनल पार्टनर हूं और मैं लायबल नहीं हूं किसी भी डेट के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा, वेदर मोहन इज लायबल और नॉट, एंड अगर हाँ तो कैसे, ना तो कैसे। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले तो नॉमिनल पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है तो वो सिर्फ नाम देगा, ओनली नेम। नॉमिनल पार्टनर इज द पार्टनर ओनली इन नेम, द पर्सन्स नेम इज यूज्ड एज इफ ही वेर द पार्टनर ऑफ द फर्म दो ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर। He is not entitled to share the profits of the firm but is liable for all the acts of the firm as if he were the real partner। भले ही वो प्रॉफिट शेयर करे ना करे, बस आप ये लाइन जो है ना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाइन लिखना जरूरी है कि सबसे पहली चीज वो नॉमिनल पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर भले ही प्रॉफिट शेयर ना करता हो लेकिन उसको एज अ रियल पार्टनर बना के, मतलब आप ऐसे ही दुनिया को दिखा रहे कि वो हमारा पार्टनर है जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़े, तो अगर आप ऐसा दिखा रहे हो इसका मतलब ही वो लायबल है उन सारे एक्ट्स के लिए जहां पर भी उसका नाम यूज होगा। तो नॉमिनल पार्टनर मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑन हिज रिटायरमेंट और इंसैनिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसॉल्विंग, मतलब अगर वो चाहता है कि वो एज अ पार्टनर ना रहे तो उसने पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। अभी जो गिवन केस है उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपने लिखा है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये प्रोविजन में है। उसके बाद ये जो है ये आप इन इंस्टेंट केस, मतलब अभी जो फैक्ट ऑफ द केस जो आप बोल सकते हो वो ये है, द बोन इज नॉमिनल पार्टनर। ये जो है ये कंक्लूजन है, खत्म हो गया। इस एक्सप्लेनेशन तो आप लिख ही सकते हो मन से, तो ये कंक्लूजन है, बोन इज नॉमिनल पार्टनर। तो भले ही वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट्स में रिस्पॉन्सिबल ना हो लेकिन वो लायबल तो होगा ही, ही विल बी ट्रीटेड एज एनी अदर पार्टनर, तो वो लायबल होगा ही। एंड अगर करंट फाइल भी कर देता है कोई भी केस, मतलब फाइल भी कर देता है सूट अगेंस्ट हिम, स्टिल द आंसर वुड रिमेन द सेम। तो ये आपको आई होप समझ गया होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, 1 स्टार दिया हुआ है, थोड़ा सा ही। क्या लिखा है, ABC आर द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है एक कंपनी, मिसेस ABC एंड कंपनी में। द फर्म डिसाइडेड टू परचेस अ मशीन फ्रॉम मिसेस LMN एंड कंपनी, ठीक है। बिफोर A and B परचेस द मशीन, C डाइड, C की डेथ हो जाती, हमेशा C को ही मार देते हैं, C डाइड। द मशीन वॉज परचेस्ड बट देयर आफ्टर A and B becomes insolvent and the firm is unable to pay the
मशीन के लिए पे करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। नाउ क्या स्टेट ऑफ द सी की लायबिलिटी क्या होगी, मतलब स्टेट से सी का जितना भी उसका प्रॉपर्टी है क्या उससे ये पैसा वसूल सकते हैं, जबकि ए एंड बी क्या हो चुके हैं, ए एंड बी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। ध्यान से समझो, ए बी सी पार्टनर्स थे, तो पार्टनर्स जब भी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टनर की कहा गया डेथ ये इंसॉल्वेंट हो गया, सी डाइड, ठीक है, कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जितने भी एक्ट्स होते हैं उसके लिए वो जो मरा हुआ पर्सन होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लायबल नहीं होती है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इन लोगों ने जो मशीनरी बाय करी है वो बाद में करी है अगर, तो फिर ऑब्वियस सी बात है सी का जो भी सी जो है वो लायबल नहीं होगा कोई भी ड्यूज के लिए, क्योंकि उसकी स्टेट तभी लायबल होती है और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके जो भी स्टेट है उससे सिर्फ तब पैसा देगा ना जब वो था, जिंदा था, जब ये ट्रांजैक्शन हुआ। तब ट्रांजैक्शन ही नहीं हो, उसके मरने के बाद के लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल हो, यही उनको बोलना है सेक्शन 35 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आगे ये कंक्लूजन में आप लिखोगे, ये प्रोविजंस में आप लिखोगे एंड ये फैक्ट्स ऑफ द केस। आगे उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12, सेक्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 12, जी आई एंड एस वेर फ्रेंड्स, ठीक है, तीनों दोस्त थे, उन्होंने डिसाइड किया है पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश करने का, फॉर्म करने का एंड ट्रेड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स के लिए। आफ्टर 3 years ऑफ पार्टनरशिप अ लॉ वाज पास्ड एंड विच वाज बैंड द ट्रेडिंग ऑफ सच केमिकल्स। तो क्या होगा, फॉर्म डिसॉल्व होगी या नहीं, सीधी सी बात है ना, लॉ नहीं मना किया, अब लॉ मना करने के बाद तो कंपलसरी आपको डिसोल्यूशन करना ही है। सेक्शन 41 के अकॉर्डिंगली ये कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर फर्म का, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के साथ, जिस पर्पस के साथ आपने आपके बिजनेस को खड़ा किया था या बिजनेस कर रहे थे, वही ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर खत्म हो गई बात। उसके बाद अगला क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू एलएलपी। ये सीधे सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड आपका जो सॉल्वेंसी अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो बनाना होता है, प्रिपेयर करना होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 months में, मतलब मार्च में खत्म होता है, उसके बाद आपके 6 महीने का टाइम होता है, उसमें आपको ये सॉल्वेंसी रिपोर्ट देनी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपके एसेट्स लायबिलिटीज क्या है, वो रजिस्ट्रार के पास देना होता है कंपलसरी अलॉन्ग विद द फीस। ये उनको बस बोलना है। एलएलपी के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो मेक श्योर दैट यू राइट अबाउट दिस रिपोर्ट। उसके बाद अगला सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन हर बार आता है क्वेश्चन की जगह, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोनों क्वेश्चंस जो है वो कंपनीज एक्ट के बेस्ड है एंड दोनों एक सेम प्रोविजन पे बेस्ड है, इसलिए ऐसा मैंने यहाँ पर ऐसा मार्किंग करके रखा हुआ है। दोनों भी सेम क्वेश्चन जो है वो सेम प्रोविजन पे है, जो कि आपका कॉर्पोरेट वेल का थियोरी विच इज हाईली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो मतलब वो क्वेश्चन में ही बहुत सारा आंसर लिखा हुआ है। देखो, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर्म किया है जिसको हु वांटेड टू ऑब्टेन the licenses for its vehicle but it could not obtain the license if it applied in its own name। अगर खुद के नाम पे किया लाइसेंस के लिए अप्लाई तो मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, सब्सिडियरी कंपनी फॉर्म करी एंड फिर अप्लाई किया, और फिर वो जो सब्सिडियरी कंपनी थी उनको सारे व्हीकल्स दे दिए। अब बताओ आप, अब will the parent and subsidiary company will be treated as a separate commercial unit or not according to Companies Act 2013 के अकॉर्डिंगली। ये तो बहुत सीधी सी बात है। कॉर्पोरेट वेल है, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पर्दे के पीछे देखना होगा कि एग्जैक्टली सच क्या है, राइट। सच के मतलब आपको पता होना चाहिए कि सच एग्जैक्टली क्या है, कि ये सच में कंपनी है, ये वर्क कर रही है, या इसके पीछे कोई और रीजन है, ये फेक कंपनी है, शाम कंपनी जिसे हम बोलते हैं, ये शाम कंपनी है, कि आपके कोई रीजन है जिसकी वजह से आपने ये फॉर्म करी थी। इसके लिए बहुत फेमस केस लॉ भी हुआ था, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ये जो केस लॉ हुआ था, इसी केस लॉ में भी सेम चीजें हुई थी। जो कॉर्पोरेट वेल के रीजंस थे उसमें केस लॉज जो दिए हैं ना, उन्हीं केस लॉज के बेस्ड वही सेम, बस नाम बदल के आपको एग्जाम में केस स्टडी दे देंगे और फिर बोलेंगे कि आंसर लिखो। तो बहुत सीधी सी बात है, ये सेपरेट कंपनी ट्रीट नहीं होगी एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ये आपका प्रोविजन हो गया, ठीक है। ये आप एग्जाम में लिख देना। हाँ, बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है, ये जो केस लॉज के नाम होते हैं वो केस लॉज के नाम वो कंक्लूजन में लिख देते हैं कभी कभी, या एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं। ऐसा नहीं है। कंक्लूजन, ये जो भी केस लॉज के नाम है ये आपको प्रोविजंस में ही लिखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो केस लॉ हुआ था जिसका आप रेफरेंस सिर्फ देना है, वो पूरा केस लॉ एक्सप्लेन करते हैं, वो भी गलत है। आपको जो क्वेश्चन पूछा है उस पर बात करो, आप सिर्फ रेफरेंस देना है और बात खत्म। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे अगेन कॉर्पोरेट वेल्थ के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्या किया है, ओवरस्टेटिंग किया है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंडिचर उनके है, एक्सपेंडिचर को ज्यादा दिखाया जितना नहीं होना चाहिए टू अवॉइड द टैक्स। अब टैक्स अवॉइड करने के लिए किया है तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ये 5 रीजंस आपको लिखे हुए थे। अब ध्यान से समझना, बहुत बार क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखो कैसा है। जैसे सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा है वहां पर क्या लिखा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन ओवरस्टेटिंग द एक्सपेंडिचर इन देयर P&L अकाउंट फॉर द पास्ट फ्यू years. On inquiry it was found that mere purpose was to avoid the tax. However there was no fraudulent intention. अब ये डाल के वो ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉड का इंटेंशन तो नहीं है, बस टैक्स ही तो अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। शुड द कॉर्पोरेट वेल ऑफ द कंपनी बी लिफ्टेड, काइंडली जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन ये था, विल द पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कमर्शियल यूनिट और नॉट। स्टूडेंट क्या कर देता है, अभी ये तो समझ जाता है उसको कि कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन है, बट वो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर ये जो चीजें लिखी है वो लिख देता है। अभी ध्यान से समझो, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 14 था उसमें स्पेसिफिकली पूरा केस लॉ बताया था कि ये सब्सिडियरी कंपनी है, ये ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था, उसका ऑलरेडी पूरा पॉइंट आपका एक ही पॉइंट है, पूरे कॉर्पोरेट वेल में पूरा एक ही पॉइंट है। तो इन सारे पॉइंट में फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज टू एक्ट एज ए एजेंट, कंपनी फ्रॉड के लिए फॉर्म होती है, कभी अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन के लिए, प्रोटेक्ट रेवेन्यू के लिए, तो ये जो चीजें उन्होंने बताई थी, जैसे बोनस का एक वर्कमैन का केस लॉ था, तो इसमें से ऑलरेडी एक रीजन ऑलरेडी यहां पर डाला हुआ है, तो आपने सिर्फ उसी रीजन में जितना भी लिखा हुआ होता है सिर्फ उतना लिखना है, राइट। बाकी की चीजें आप यहां पर लिखो जहां पर पूछा है, जहां पर नहीं पूछा वहां पर सारी पांचों की पांचों चीजें लिखेंगे। फिर वो जो 5 पॉइंट्स है उसमें से एक ही पॉइंट पे पूछा है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा के 4 पॉइंट लिख के आएंगे, तो एग्जाम में जो उनको चाहिए वो लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, जो आपको आता है वो लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो कौन से क्वेश्चन में, अभी दोनों कॉर्पोरेट वेल के थे लेकिन यहां पर उन्होंने 5 चीजें लिखी, क्यों, क्योंकि उन्होंने लिखा है जस्टिफाई। यहां पर उन्होंने ये लिखा है कि शुड द कॉर्पोरेट वेल ऑफ द कंपनी शुड बी लिफ्टेड और नॉट। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि कॉर्पोरेट वेल के बारे में बताओ, उन्होंने ये लिखा है कि कंपनी के बारे में बताओ कि कंपनी का सिंगल यूनिट ट्रीट करोगे या नहीं। यहां पर अलग लिखा है, वहां पर अलग, तो उस तरीके से आंसर करना। यहां पर आप बस कॉर्पोरेट वेल के बारे में सारी चीजें लिखोगे एंड फिर बाद में आपको समझ जाएगा कि ये 2 लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, फ्रॉड का पर्पस है। तो फ्रॉड की पर्पस अवॉइड टैक्स करने के लिए, प्रोटेक्ट रेवेन्यू, ये वाली जो पॉइंट्स है उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा और दोनों कंपनी मतलब ये जो है ये फ्रॉड ही ट्रीट किया जाएगा, फिर भले उन्होंने सिर्फ टैक्स को क्यों ना अवॉइड किया हो। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, सेक्शन 8 पे क्वेश्चन है ये। A company registered under Section 8 of Companies Act 2013 has been consistently making the profit since from past 5 years. After major changes in the management structure, a few members contended that they are entitled to receive the dividends and can the company, आपको ये समझना है, ये क्वेश्चन एक तो सेक्शन 8 कंपनीज का है, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपनी जो है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्या डिविडेंड, इफ येस द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड distributed as per the provision, and also discuss along with that the company kept the general meeting by giving the 14 days whether this is valid or not. सबसे पहले चीज ये NPO है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो इसका तो सवाल आता ही नहीं मैक्सिमम परसेंटेज का, बट ये एग्जाम में देंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को ऐसा लगेगा यार इफ यस लिखा है मतलब आंसर तो हाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन में डाला हुआ है। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्रोहिबिट है आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकता तो उसका परसेंटेज आएगा ही नहीं। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन है कि 14 ही दिन का नोटिस दिया है, तो ऑब्वियसली बात है 14 ही दिन होता है इन केस ऑफ सेक्शन 8। 21 क्लियर डेज नॉर्मल कंपनीज के लिए होता है, ना कि इन कंपनीज के लिए, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन डाला गया है। तो ये 14 डेज का ही नोटिस अप्लाई होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है। So the question number 17, that is no limit private limited company is incorporated as an unlimited company having a share capital of rupees 10 lakh. One of its creditors, Mr. Samuel, filed a case against the shareholders, Mr. Innocent, for the recovery of his debt
अगेंस्ट द नो लिमिट प्राइवेट कंपनी, यानी कि मिस्टर इनोसेंट जो है हैज गिवन हिज प्ली इन द कोर्ट दैट ही इज नॉट लायबल जस्ट एज ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर्स। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है कि मिस्टर सैमुअल जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा मिस्टर इनोसेंट से टू रिकवर द डेट। सो नाउ लॉजिकली देखा जाए तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि अनलिमिटेड कंपनी मतलब आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जाओगे डायरेक्टली शेयर होल्डर को बोलोगे कि मेरा जो भी डेट है वो पे कर दो, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपकी कंपनी जो है वो मतलब जब भी आप लायबिलिटीज पे नहीं कर सकते, एज अ कंपनी आप लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनको ये पैसा चाहिए, इन दैट सिचुएशन पहली चीज तो कंपनी को वाइंडिंग अप में जाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जो होगी वो वाइंडिंग अप में जाएगी एंड उसके बाद वाइंडिंग अप में जो ऑफिशियल लिक्विडेटर असाइन किया जाएगा वो सामने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनसे कंट्रीब्यूशन मांगेगा, जो भी उनका शेयर होगा वो। लेकिन वो जो शेयर होता है वो सिर्फ उनके मिस्टर इनोसेंट इज लायबल ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ हिज शेयर कैपिटल, जो कि उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, नाम एंड उसके सामने जो भी अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये जो जितना भी अमाउंट उसके सामने लिखा होगा उतना ही वो लायबल है। इज अनलिमिटेड लायबिलिटी विल अराइज व्हेन, लेकिन उसकी लायबिलिटी कब अराइज होगी? when the official liquidator calls the members for their contribution towards the liabilities and debt at the time of winding up। तो उसके जब वाइंडिंग अप होगा उस टाइम पे आप जाके बोलो, उसके पहले आप नहीं बोल सकते, वो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर असाइन होने के बाद सारी चीजें होंगी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में मार्क करके रखना, एग्जाम में एक बार रीड करके जरूर जाना। तो इसी के साथ हमारा ये जो आरटीपी डिस्कशन है यही पर खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो सेशन है ये यूजफुल था, आई ट्राइड कि मिनिमम टाइम में आप मैं जितनी भी चीजें हुए उतनी कवर कर सकूं। सो आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।